नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान से संबंधित हिंदी निबंध बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार मैट्रिक या फिर इंटर के फाइनल एग्जाम में भारतीय संविधान से संबंधित हिंदी निबंध पूछा जा चुका है। इसलिए आप सभी को भारतीय संविधान से संबंधित हिंदी निबंध लिखना आना ही चाहिए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान तरीके से इस निबंध को लिखना और समझना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमें भारतीय संविधान को समझने से पहले, भारतीय संविधान से जुड़े हुए बातों को जानने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, जब आप लोग संविधान शब्द के अर्थ को जान लीजिएगा तो आप लोगों को भारतीय संविधान से संबंधित बातों को जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर हम सभी संविधान शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो संविधान शब्द है वो दो मूल शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है दोस्तों सम और दूसरा है विधान। संविधान शब्द दो मूल शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला सम है और दूसरा विधान है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सम का जो अर्थ होता है वो होता है बराबर या फिर समान। सम का सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो होता है बराबर या फिर समान से। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें विधान का, तो विधान का सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों नीति नियम या फिर कानून से। नीति नियम या फिर कानून को ही हम विधान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा विधान का सीधा सीधा संबंध हो जाएगा नीति नियम या फिर कानून से। तो दोस्तों यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं नीति। तो दोस्तों, जब हम बराबर और नीति को एक साथ मिला दे तो क्या बनेगा, बराबर नीति बनेगा। ठीक है, तो इससे आप क्या जान पा रहे हैं, इससे दोस्तों आप लोग ये जान पा रहे हैं कि जो संविधान हमारा दस्तावेज है वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जो नीतियां दी गई हैं, जो उसमें दोस्तों कानून प्रस्तावित किए गए हैं, जो नियम उसमें बतलाए गए हैं, वे सभी नियम, वे सभी नीतियां, वे सभी की सभी कानून हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए समान है। हमारे देश के सभी लोगों के लिए ही समान है। हमारे देश में रहने वाले जो भी लोग हैं, हमारे देश में रहने वाले जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उन सभी लोगों के लिए दोस्तों हमारे संविधान में बताए गए जो नीतियां हैं, जो नियम है, जो कानून है, वो समान है, ना कि अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि गरीब व्यक्ति के लिए नियम अलग है और अमीर व्यक्ति के लिए नियम अलग है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए नियम अलग है और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए नियम अलग है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि नेताओं के लिए नियम अलग है और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए नियम अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई दोस्तों मनुष्य हमारे देश का नागरिक है तो दोस्तों उस पर जो नियम है, जो कानून है, वो समान रूप से ही लगेगा जितना कि देश के अन्य लोगों पर लग रहा है। ठीक है, हमारे संविधान में जो भी नीतियां बताया गया है वो नीतियां हमारे देश के सभी नागरिकों पर ही समान रूप से लागू होती है, ना कि असमान रूप से लागू होती है। और हमारे इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे देश में रहने वाले जो नागरिक हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं कि हमारे संविधान में बताए गए नियमों का पालन करते हैं। हमारे संविधान में बताए गए जो भी दोस्तों नीतियां हैं, जो भी कानून है, उसका वो पालन करते हैं, बिल्कुल भी उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के लोग संविधान में बताए गए नीतियों का उल्लंघन करेंगे, उनका बिल्कुल भी पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे में देश के सरकार के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उनके ऊपर दोस्तों सजा का प्रावधान बनाया जा सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी देश को सुचारू रूप से संचालित करने में, किसी देश को दोस्तों क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाने में संविधान का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। संविधान का एक बहुत ही बड़ा दोस्तों हाथ होता है। अगर हमारे देश में संविधान
संविधान ना हो तो जो देश में रहने वाले लोग हैं वो अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। हमारे देश में दोस्तों अगर संविधान का महत्व ना हो तो हमारे देश में रहने वाले देश के जो नागरिक हैं वो दोस्तों अपने मन से काम करने लग जाएंगे। किसी का कोई भी भय नहीं रहेगा, किसी का कोई भी डर नहीं रहेगा एक दूसरे के प्रति। दोस्तों अगर हमारा देश आज सुरक्षित है, हमारे देश में रहने वाले अगर नागरिक, हमारे देश में रहने वाले लोग अगर अपने कायदे में रह रहे हैं, अपने सीमा में रह रहे हैं, तो दोस्तों उसका एक मेन जो कारण है वो है हमारे देश का संविधान। हमारे देश के संविधान के कारण ही दोस्तों हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अपने कायदे में रह रहे हैं, अपने एक सीमित सीमा में रह रहे हैं। अगर दोस्तों जिस दिन से संविधान का महत्व हमारे देश से खत्म हो जाएगा, हमारे देश से जिस दिन संविधान मिट जाएगा, उस दिन दोस्तों हमारे देश में जो नियम है, जो सीमा है वो टूट जाएगा। लोग बिल्कुल भी एक दूसरे का परवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल भी पुलिस से नहीं डरेंगे, बिल्कुल भी देश के सरकार से नहीं डरेंगे। वो अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। अपनी मनमानी से दोस्तों वो जो चाहे वो करेंगे, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जब संविधान का ही कोई महत्व नहीं होगा तो उन्हें रोकने वाला कौन होगा, आप ही बताइए। यही हाल था दोस्तों अंग्रेजों का। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी मनमानी की थी। उन्होंने दोस्तों अपनी मनमानी करके हमारे इस देश पर कब्जा किया था, हमारे देश के माताएं और बहनों के साथ बलात्कार किया था, उनके साथ बहुत ही दोस्तों बुरा व्यवहार किया था। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें मुगलों का, तो मुगलों ने भी यही किया था। मुगल बिल्कुल भी हमारे देश के संविधान को नहीं मानते थे, हमारे देश में जो नियम थे उसको वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। दोस्तों संविधान तो आज न है, हमारे देश के आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण हुआ है इस देश को चलाने के लिए, इस देश को सुचारू रूप से दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए ही संविधान का निर्माण किया गया है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब हमारा देश बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं था, जब हमारे इस देश में लोकतंत्र वाली व्यवस्था बिल्कुल भी लागू नहीं थी, तो उस समय हमारे देश में राजतंत्र का प्रावधान होता था। हमारे देश में राजतंत्र वाली जो व्यवस्था है वो लागू होती थी। तो दोस्तों राजतंत्र में जिस राजा का अधिकार होता था और वो जो अपना कानून बनाते थे, जो अपना नियम बनाते थे, उन नियमों का पालन उनके राज्य सरकार, उनके राज्य में रहने वाले जो लोग थे वो करते थे। राज्य सरकार नहीं, उनके राज्य में रहने वाले जो लोग थे, उनके राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति थे, जो बाबू वहाँ के नागरिक थे, वो क्या करते थे, राजा के नियमों का पालन करते थे। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नागरिक है उनके राज्य का, उनके नियमों का उल्लंघन करता था तो राजा उनको बहुत ही कड़ा सजा देते थे, ताकि आगे से कोई भी उनके नियमों को ना तोड़े, उनके नियमों का बिल्कुल भी उल्लंघन ना करे। लेकिन जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा होता था, जो उनसे सैन्य बल में काफ़ी शक्तिशाली होता था, वो दोस्तों क्या करता था कि उनके नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करता था। वो उनके राज्य को तोड़कर, वो उनके राज्य की सीमा को तोड़कर उनके राज्य में दोस्तों प्रवेश कर जाता था और राजा के ऊपर हमला कर देता था। राजा के ऊपर हमला करके राजा के सैनिकों को मार देता था और राजा को भी मारकर उसके पूरे राज्य पर अपना अधिकार कर लेता था। जब दोस्तों राजा मर जाते थे तो उनके जो बनाए गए नियम थे वो भी दोस्तों मर जाते थे, उनके बनाए गए जो कानून थे, जो नीतियां थी, वो भी दोस्तों समाप्त हो जाती थी। और उसके बाद जिस राजा का अधिकार होता था वही राजा अपने उस राज्य पर अपना नियम लागू करता था, अपना नीति लागू करता था। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि जिस दिन अगर हमारे देश में नियम कानून हमारे ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन से हमारे देश के जो लोग होंगे, हमारे देश के जो नागरिक होंगे, वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मुगलों ने भी दोस्तों यही किया था। मुगल भी क्या किए थे, मुगल भी दोस्तों हमारे देश में आए थे और उन्होंने हमारे देश पर 300 सालों तक राज किया था। और उनके जो नियम थे वो दोस्तों हमारे देश के नियमों से अलग थे। ठीक है, उन्होंने अपना नियम लगाया था। कौन सा नियम, तो इस्लाम धर्म वाला नियम। और लोग जो थे वो क्या करते थे कि उन्हीं के नियमों का पालन करते थे, चाहे वो हिंदू हो या फिर ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, उन्हीं के नियमों का पालन करते थे। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का बिल्कुल भी उनके नियम का पालन नहीं करता था, उनके नियम का उल्लंघन करता था, तो जो बाबू मुगल दरबार के जो राजा होते थे वो क्या करते थे कि उसे मृत्यु दंड दे देते थे। इसी कारण हमारे देश के रहने वाले जो नागरिक थे वो दोस्तों बिल्कुल भी मुगलों के नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे, बल्कि उनके नियमों के नीचे वो दबकर रहते थे। अब आप ही बताइए, हमारे देश
का जो सरकार है वो कभी भी देश के किसानों पर ज़्यादा कर नहीं लगाता। लेकिन राजा के बाबू समय में, मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में किसानों के ऊपर बाबू बहुत ही ज़्यादा कर लगाया जाता था। बिल्कुल भी दोस्तों, पैदावार हो या ना हो, खेत में पैदावार हो या ना हो, बारिश हो या ना हो, अनाज उगे या ना उगे, किसानों को, अंग्रेजों को देना होता था लगान। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें मुगलों का, तो मुगलों के समय में भी दोस्तों किसानों को लगान देना होता था। लेकिन आज की जो स्थिति है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो पहले के संविधान से अलग है, पहले के नियमों से अलग है। हमारे देश का जो सरकार है वो बहुत ही दोस्तों अच्छा है, और सरकार भी बिल्कुल भी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार और हमारे देश में रहने वाले जितने भी दोस्तों नेता हैं, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, वे सभी संविधान का पालन करते हैं। संविधान में बताए गए कुल जितने भी नियम हैं, जितने भी उसमें दोस्तों नीतियां बताई गई हैं, उन नीतियों का वो पालन करते हैं। ठीक है, और उन नीतियों का पालन करके ही इस देश को आगे बढ़ाने में नागरिकों का साथ देते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी देश को आगे बढ़ाने में, किसी देश को दोस्तों नियमों को बांध के रखने में, हमारे देश में रहने वाले, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी देश को नियमों के अनुसार, किसी देश को नियमों या फिर कानूनों के अनुसार संचालित करने में उस देश के संविधान का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे भारत देश का एक संविधान है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमारे विश्व के हर एक देश का अपना संविधान होता है। हर एक देश का ही अपना एक संविधान होता है। लेकिन अगर हम बात करें विश्व के सभी देशों का संविधान एक समान होने का, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों अलग अलग देश का जो संविधान होता है वो भी अलग अलग होता है। क्योंकि हमारे देश का जो रहन सहन है, हमारे देश का जो आर्थिक व्यवस्था है, वो हो सकता है कि अगले देश से कुछ भिन्न हो, दूसरे देश से कुछ अलग हो। तो दोस्तों दूसरे देश का जो सरकार होते हैं वो अपने देश के परिस्थिति, अपने देश की स्थिति, अपने देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को देखकर ही वो संविधान का निर्माण करते हैं। बात है समझ में? तो इस प्रकार से आप लोग संविधान शब्द का जो अर्थ है उसे आप जान पाए। ठीक है, बस आप लोग इतना समझ के रखना कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जो भी नीतियां, जो भी नियम बताए गए हैं, उन नियमों को देश के सभी नागरिकों को पालन करना होता है। जो नियम हमारे संविधान में बताए गए हैं वे नियम हमारे देश के सभी लोगों पर ही लागू होता है। ऐसा नहीं है कि आधे लोगों पर लागू होता है और आधे लोगों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता। बात है समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर आते हैं प्रस्तावना पर। तो दोस्तों प्रस्तावना में बताया गया है भारत का सर्वोच्च विधान संविधान है। विधान का मतलब मैंने आप सभी को अभी बताया। विधान का मतलब होता है नियम। भारत का सर्वोच्च जो नियम है वो कौन है? तो संविधान, क्योंकि हम सभी संविधान से ही बंधे हुए हैं। जितने भी हमारे देश में कार्य हो रहे हैं, जितने भी हमारे देश में कार्य का संचालन हो रहा है, वो सब दोस्तों हमारे संविधान में बताए गए नियमों के कारण ही हो रहा है। सभी लोग संविधान में बताए गए नियमों का पालन कर रहे हैं, संविधान में दिए गए कानूनों का पालन कर रहे हैं। अगर वो पालन ना करते तो हमारा देश इतना सुंदर से नहीं चल पाता, इतने बाबू शांत माहौल से बिल्कुल भी हमारे देश का संचालन नहीं हो पाता। बात आया समझ में? जो भी हमारे देश के नागरिक कानून का उल्लंघन करते हैं या फिर हमारे देश के नीतियों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते, उन्हें सजा भुगतनी होती है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है हमारे देश के सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कहा गया है यह हमारे कानून का संग्रहण है। क्या है? हमारे कानून का संग्रहण है। संग्रहण कहने का मतलब समूह, समूह यानी कि संग्रह। बात आया समझ में दोस्तों? देखिए जो संविधान है वो क्या है? संविधान हमारे कानून का संग्रहण है। कानून यानी कि दोस्तों नियम यानी कि नीति। बात आया समझ में? आगे है इसे आम बोलचाल की भाषा में कानून की किताब भी कहते हैं। किसको? तो संविधान को। संविधान को आम बोलचाल की भाषा में कानून की किताब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस किताब में कानून ही बताए गए हैं, इस किताब में दोस्तों नियम ही बताए गए हैं। तो इसलिए संविधान को कानून की किताब के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आगे कहा गया है हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो हस्तलिखित है, बिल्कुल भी टाइपराइटर द्वारा छपा गया
गया नहीं है। हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश के महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है। हमारे देश के जो महापुरुष थे उन्होंने ही हमारे देश के संविधान को लिखा था, हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था अपने हाथों से। तो हमारे देश के संविधान में लिखे गए कुल जितने सारे दोस्तों आप लोगों को वाक्य दिखाई दे रहे हैं, जो भी कथन दिखाई दे रहे हैं, वे सभी के सभी हस्तलिखित हैं। लेकिन जो आप संविधान से जुड़े किताबें पढ़ते हैं वो दोस्तों टाइपराइटर है, उसे दोस्तों छापा गया है। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल पृष्ठ है वो कहीं और रखा गया है। कहाँ रखा गया है? शायद कहीं रखा गया होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन उसे अच्छे से संभाल कर रखा गया है। ठीक है, ताकि वो बिल्कुल भी खराब ना हो सके, ताकि वो बिल्कुल भी असुरक्षित ना हो सके, उस पर लिखे गए जो स्याही है वो बिल्कुल भी मिट ना सके, क्योंकि वही दोस्तों यादगार है हमारे देश के पहले संविधान लेखन के रूप में। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पर हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित है। ये तो आप जान चुके हैं दोस्तों कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में जितने लंबे दोस्तों बातें लिखे गए हैं, जितने नियम हमारे संविधान में बताए गए हैं, उतने नियम बिल्कुल भी किसी देश के अन्य संविधान में बताए गए नहीं हैं। जितने नियम, जितने कानून हमारे देश के संविधान में प्रस्तावित किए गए हैं, उतने नियम और कानून हमारे देश से अलग दूसरे देश में बिल्कुल भी बताए नहीं गए हैं। दूसरे देश का जो संविधान है उस संविधान में बिल्कुल भी उतने कानून नहीं बताए गए हैं जितने कि हमारे देश के संविधान में बताए गए हैं। ठीक है, आगे है। यहाँ पर हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित है। गणराज्य कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, वो बिल्कुल भी एक दूसरे के परतंत्र नहीं हैं। सब दोस्तों स्वतंत्र हैं। वो दोस्तों जो चाहे वो भाषा बोल सकते हैं, भाषा पर कोई भी रोक टोक नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ वो जा सकते हैं, आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं है। जिससे चाहे उससे वो शादी कर सकते हैं, बस अगला रेडी होना चाहिए, उससे भी कोई रोक टोक नहीं है। तो उसको कहा जाता है बाबू स्वतंत्रता। बात आया समझ में? चलिए आगे है। इसकी संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता इसे दूसरों से अलग करती है। दोस्तों अगर आप हमारे देश से अलग देश में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को किसी एक धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे, किसी एक धर्म को विश्वास करने वाले लोग मिलेंगे। अगर उस देश में रहने वाले लोग कोई और धर्म को माने या फिर कोई और धर्म को मानकर पूजा करें तो दोस्तों उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसे सजा दिया जा सकता है उस देश के सरकार के द्वारा, उस देश के कानून के द्वारा। लेकिन हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो देश है वो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो कभी भी किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता, कभी भी किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं होता। हमारे देश का जो संविधान है वो दोस्तों सभी धर्मों को समान श्रेय देता है, सभी धर्मों को समान दोस्तों अधिकार देता है, उनको वो समान जो दोस्तों उपाधि है वो देता है। कभी भी किसी धर्म को ऊंचा या नीचा हमारे देश का जो संविधान है वो नहीं बताता। हमारे देश में सभी धर्मों को एक समान बनाया गया, एक समान दोस्तों माना गया है, सभी धर्मों को सम्मान देने के लिए बताया गया है। हम कभी भी अपने देश में विभिन्न धर्मों को बिल्कुल भी दोस्तों विभिन्न धर्मों के आधार पर हम उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में रहने वाले जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो कभी भी इस्लाम धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ईसाई धर्म में रहने वाले जो लोग हैं वो कभी भी दोस्तों सिख धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर कोई हिंदू धर्म से संबंधित है तो वो हिंदू धर्म से संबंधित होकर पूजा करे, हिंदू धर्म में जो भी नियम या प्रावधान बताए गए हैं उनका वो पालन करे, लेकिन बिल्कुल भी दूसरे धर्म का अपमान ना करे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का अपमान करता है तो वो सजा का दोस्तों वो सजा पाने के लिए अधिकार होता है। वो सजा पाने के लिए दोस्तों एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो उसके दोस्तों उसे सजा दिया जा सकता है, हमारे देश के सरकार के द्वारा उसे सजा दिया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति जाति प्रथा की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है तो वो भी सजा का श्रेणी होता है, उसे सजा दिया जा सकता है। हमारे देश में कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं है, कोई भी जातिवादी की भावना बिल्कुल भी नहीं है, और कोई भी धर्म और कोई भी ऊंच नीच की जो भावना है वो नहीं है। हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया गया है, हमारे देश के सभी लोगों को एक समानता के रूप में रखा गया है। हमारे देश में सभी लोगों को दोस्तों एक समान रूप से एक ही ढांचे में रखा गया है, ना कि अलग अलग। बात आया समझ में?
यहाँ पर संप्रभुता का जो मतलब है वो होता है स्वतंत्रता। ठीक है, आप बिल्कुल भी किसी के अधीन नहीं है। आप दोस्तों क्या है, आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, किसी के बिल्कुल भी अधीन नहीं है। किसी के अधीन में रहकर आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है संप्रभुता। और जो धर्मनिरपेक्षता होता है वो क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो किसी भी धर्म के पक्ष में हमारा देश का संविधान ना हो। ठीक है, निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो बिल्कुल भी किसी एक धर्म के सापेक्ष नहीं है, किसी एक धर्म का समर्थन करने वाला नहीं है, सभी धर्मों का समर्थन करने वाला है, सभी धर्मों को सम्मान देने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं। इसमें कहा गया है यह ना केवल हमारे देश का कानून है बल्कि यह हमें मौलिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य भी देता है। हमारे देश का क्या कर्तव्य होता है, हम कैसे अपने देश का एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक होने के लिए कौन कौन से गुण हमारे अंदर होना चाहिए, वे गुण भी दोस्तों हमारे देश के संविधान बताता है। हमारे देश का जो संविधान है वो दोस्तों हमें बताता है कि हम कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, कैसे हम अपने देश के लिए एक सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं, कैसे अपने देश के कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे है, संविधान देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा को निर्धारित करता है। संविधान के कारण ही देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो दिशा है वो निर्धारित होती है, अर्थात मजबूत होती है। कभी भी सामाजिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक दृष्टि से हमारा जो देश होता है वो कमजोर नहीं होता, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो दोस्तों जोड़कर रखता है, कभी भी कमजोर होने नहीं देता। बात आया समझ में? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है संविधान की आवश्यकता, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारे भारत देश के आज़ादी से पहले, जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले दोस्तों हमारे देश पर ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो दोस्तों हमारे देश पर शासन करते थे, लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो दोस्तों हमारे देश को संचालित करने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता पड़ी, हमें कानूनों की आवश्यकता पड़ी। अगर हमारे देश में कानून ना हो, नियम ना हो, तो लोग बिल्कुल भी अपने मनमानी करने लग जाए। लोग जो है हमारे देश के वो बिल्कुल भी दोस्तों नियम के अनुसार नहीं चलेंगे। ठीक है, अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, हमारा देश दोस्तों टुकड़ों में बट जाएगा। हमारे देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर दोस्तों क्या होगा, तो विभाजन हो जाएगा। तो इस विभाजन को रोकने के लिए, इस मतभेद को रोकने के लिए, इस देश को अखंडता से खंडता में जाने से रोकने के लिए दोस्तों हमारे देश के महापुरुषों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। हमारे देश के जो महापुरुष थे, जो कौशल ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके द्वारा दोस्तों संविधान लिखा गया ताकि हमारा देश बिल्कुल भी टूट ना सके, हमारे देश पर फिर से किसी दूसरे देश का अधिकार ना हो सके। हमारे देश के जो नागरिक हैं वो क्या कर सके कि संविधान में बताए गए नियमों का पालन करें और इस देश में रहने वाले लोगों को वो सम्मान दें, ना कि उनका अपमान करें। बात आया समझ में? देखिए संविधान दोस्तों आज है। ठीक है, संविधान आज है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो आज़ादी से पहले हमारे देश पर दोस्तों ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों के अधिकार से पहले हमारे देश पर मुगलों का अधिकार था, और मुगलों के अधिकार से पहले हमारे देश पर किसी का भी अधिकार नहीं था। हमारे देश पर दोस्तों राजा महाराजा राज करते थे, और ये राजा जो महाराजा होते थे वो धार्मिक होते थे। कैसे होते थे? तो धार्मिक होते थे। वे बाबू धार्मिक विचारधारा के होते थे। देखिए एक बात मैं आप सभी को बता देता हूं, अगर आप धर्म के अनुसार चलिएगा, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो भी बातें बताया गया है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो भी दोस्तों नियम बताए गए हैं, अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं, उन नियमों को दोस्तों आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, उन नियमों के अनुसार अपना जीवन संचालित करते हैं, तो कभी भी आप लोगों को संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों को कभी भी संविधान
संविधान की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि राजा महाराजा के समय जब हमारे देश पर मुगलों या फिर अंग्रेजों का आधिपत्य नहीं था, उनका बिल्कुल भी जब हमारे देश पर अधिकार नहीं था, तो दोस्तों उनसे पहले हमारे देश पर किनका अधिकार था, तो धार्मिक राजाओं का, जैसे कि अशोक सम्राट हो गए, जैसे कि दोस्तों आप समझ सकते हैं हमारे राजा राम हो गए, और भी बहुत सारे दोस्तों राजा हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सब राजा ही ना है दोस्तों, आप ही लोग बताइए। तो जो धार्मिक राजा होते थे उन राजाओं का हमारे भारत देश के इस धारा पर अधिकार होता था। और ये राजा कैसे होते थे, तो ये राजा धार्मिक होते थे, ये राजा सत्यवादी होते थे। और हमारे देश में रहने वाले, राजा के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते थे वो भी दोस्तों धार्मिक होते थे, वो भी धर्म को मानने वाले होते थे। उस समय हमारे देश में धर्म का महत्व होता था, सत्य का महत्व होता था। लोग दोस्तों भगवान को महत्व देते थे, भगवान को ही अपना सब कुछ मानते थे, अपना धर्म ही दोस्तों सब कुछ, अपने धर्म को ही सब कुछ मानते थे। धर्म के लिए पहले, आज से दोस्तों कई साल पहले धर्म के लिए जो लोग होते थे वो अपना जान तक भी दे देते थे, लेकिन बिल्कुल भी अपने धर्म को बिल्कुल भी नष्ट होने नहीं देते थे, अपने धर्म को बिल्कुल भी अपमानित होने नहीं देते थे। लेकिन दोस्तों आज ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। पहले दोस्तों लोग बिल्कुल भी पहले के जो लोग होते थे वो कभी भी असत्य नहीं बोलते थे, पहले के लोग कभी भी एक दूसरे को देखकर नहीं जलते थे, पहले के लोग जो थे वो कभी भी अपने देश के साथ भ्रष्टाचार नहीं करते थे, अपने देश के लोगों के साथ ही जो जलन वाली भावना है, जो ईर्ष्या वाली भावना है वो नहीं रखते थे, कभी भी अपने देश को कमजोर नहीं होने देते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज अगर 10 रुपया रोड पर गिर जाए और कोई व्यक्ति उसे उठा ले, तो दोस्तों अगर उस व्यक्ति से पूछिएगा कि आपने मेरा 10 रुपया देखा है, तो वो तुरंत झूठ बोल देगा कि मैंने आपका 10 रुपया नहीं देखा। बात आया समझ में। अगर आज किसी का घर खुला हो जाए रात में, तो लोग क्या कर सकते हैं, जो चोर लोग होंगे वो उसके घर में घुसकर चोरी कर सकते हैं। लेकिन राजा महाराजाओं के समय क्या होता था कि लोग बिल्कुल भी दोस्तों अपने घरों को खुला करके अगर सोते भी थे तो उनके घर में चोरी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय सत्य का युग था, उस समय धर्म का युग था। बिल्कुल भी दोस्तों एक दूसरे के लिए घृणा वाली भावना नहीं थी, बिल्कुल भी स्वार्थ की भावना नहीं थी। लेकिन आज क्या है, आज स्वार्थ की भावना है। पहले के समय में सत्यवादी जब समय था, धर्म का जब युग था, तो उस समय दोस्तों लोग अपने भाई भाई से नहीं बल्कि जो गैर होते थे उनसे भी जी जान से ज़्यादा प्रेम करते थे, उनसे भी अपनापन जैसा प्यार करते थे। लेकिन आज के इस समय में आप सभी देखिएगा कि भाई भाई को ही मार दे रहा है। आज के समय में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी कहीं पर भी आप लोगों को धर्म दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, इन सभी चीज़ों पर पाबंद लगाने के लिए ही हमारे देश के सरकार के द्वारा संविधान को रखा गया है और हमारे महापुरुषों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। दोस्तों अगर संविधान ना होता तो हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो इस्लाम धर्म से लड़ाई करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं। वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा देश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो देश है वो हिंदुओं का है, तुम इस देश के बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए तुम पाकिस्तान जाओ, इस देश के आप बिल्कुल भी नहीं हो। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता, ऐसे में दंगा होता, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता और एक दूसरे से मारकाट होता और बहुत ही ज़्यादा हमारे देश को दोस्तों बर्बादी होती है। तो दोस्तों हमारा संविधान बोलता है कि हम कभी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते, हम कभी भी लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पेशा के आधार पर और भाषा के आधार पर बांट नहीं सकते हैं, हम मतभेद नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें कौन रोक रहा है, ये हमें दोस्तों देश का संविधान ही रोक रहा है। देश का संविधान ही दोस्तों हमें ऐसा करने से रोक रहा है। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और बाबू सड़क पर आ गया दोस्तों ट्रैफिक मोड़, ठीक है, चाहे आ गया सिग्नल मोड़ और सिग्नल मोड़ पर बाबू रोकने वाला बत्ती बड़ा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, सिग्नल को तोड़कर आप आगे निकल जाइएगा? बताइए। हमारे देश का जो ट्रैफिक नियम है वो बताता है कि जब तक बाबू सिग्नल हरा ना हो जाए तब तक आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सिग्नल को तोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने देश के नियम का उल्लंघन किया, देश का जो कानून है उसका आपने उल्लंघन किया। तो ऐसे में आप सजा के हकदार होते हैं, आपको सजा मिल सकती है देश के कानून के द्वारा। तो जो चोर होते हैं, जो डकैत होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं। वो जब चोरी करते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, वो सिग्नल को तोड़कर भाग जाते हैं। बात आए समझ में। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो दोस्तों जो चोर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि लोगों के घर में घुसकर चोरी कर लेते हैं और चोरी करके दोस्तों वो भाग जाते हैं। तो इसके ऊपर भी कार्रवाई है। आप कभी भी किसी के
घर में बिना उनके परमिशन के, बिना उन्हें बताए अंदर नहीं घुस सकते हैं। अगर आप बिना उनके परमिशन के घर में घुस रहे हैं तो ये कानूनन अपराध है। और ये अपराध दोस्तों कहाँ से मिल रहा है? ये कानूनन जो अपराध है वो कौन बता रहा है? तो संविधान ही बता रहा है। हमारे देश का जो संविधान है वही दोस्तों बता रहा है। बात आया समझ में? ठीक है, तो इतने सारे दोस्तों नियम और कानून हमारे देश में बताए गए हैं। बहुत सारे नियम कानून है, बहुत सारे नियम कानून है। अगर मानकर चलते हैं दोस्तों, अगर मानकर चलते हैं कोई एक लड़का लड़की को प्यार का झांसा देता है और उसके साथ शारीरिक शोषण कर लेता है और फिर उससे विवाह नहीं करता, तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं हमारे देश के कानून में। अगर कोई हिंदू वर्ग का लड़का, हिंदू धर्म का लड़का इस्लाम धर्म की लड़की से प्रेम करता है और उसके परिवार वाले नहीं मानते हैं और लड़का और लड़की राजी है, तो दोनों विवाह कर सकते हैं। और विवाह कब कर सकते हैं? जब दोस्तों दोनों राजी हो। और विवाह कराने में किसका दोस्तों योगदान है? तो हमारे देश के संविधान का, क्योंकि हमारे देश के संविधान में बताया गया है कि अगर लड़का और लड़की विभिन्न धर्म का है, इंटरकास्ट का है और दोनों राजी है, तो वो दोनों शादी कर सकते हैं, अगर उन दोनों के परिवार की इच्छा नहीं भी हो तो भी। तो बात है समझ में दोस्तों? ठीक है, ये बहुत प्रकार के कानून है, बहुत प्रकार के नियम है और उन नियमों के अनुसार ही दोस्तों हम चलते हैं। लेकिन सतयुग में और द्वापर युग में बिल्कुल भी संविधान नहीं होते थे। वहाँ पर क्या होते थे? तो धर्म होते थे। लोग धर्म का पालन करते थे, कभी भी बाबू असत्य नहीं बोलते थे, कभी भी अपने नज़रों से किसी दूसरे माँ बहन को गलत नज़र से नहीं देखते थे, कभी भी किसी के घर में घुसकर चोरी नहीं करते थे, कभी भी दोस्तों अपने परिवार में ही ईर्ष्या नहीं करते थे, दूसरे को देखकर जलते नहीं थे, भाई भाई को नहीं मारता था, कभी भी दोस्तों उस समय भ्रष्टाचार वाली स्थिति नहीं थी, लूटपाट वाली स्थिति नहीं थी, कभी भी वहां पर आतंकवादी वाली जो स्थिति है वो नहीं थी और जो बाबू बलात्कार वाली जो स्थिति है वो भी नहीं थी। इसलिए कभी भी पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आज हमारे समाज से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, आज हमारे समाज से दोस्तों जो गलत काम है, गलत काम करने वाले जो लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? आतंकवादी। ठीक है, कोई भी अगर व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसे हम आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि आतंकवादी गलत काम करता है, वो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता, वो अधर्म युक्त काम करता है। तो जो भी व्यक्ति अधर्म युक्त काम कर रहा है तो उसे कहा जाता है आतंकवादी। आज हमारे देश से आतंकवादी खत्म हो जाए, हमारे देश से अगर दोस्तों जो पापी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं वो हट जाए या फिर सुधर जाए, तो हमारे देश में आप ही बताइए पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हमारे देश में न्यायालय की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हमारे देश में जो बाबू वकील हैं, जो जज है, उनकी आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये वकील, ये जज, ये पुलिस हमारे देश के नहीं है, बल्कि दोस्तों ये दूसरे देश के हैं। दूसरे देश में वकील चलता था, दूसरे देश में दोस्तों पुलिस चलता था और जज चलते थे, लेकिन दूसरे देश के जैसा ही आज हमारे देश में भी स्थिति हो चुकी है। जैसे दूसरे देश में बलात्कार होता है, जैसे दूसरे देश में दोस्तों लूटपाट होता है, जैसे दूसरे देश में दोस्तों भ्रष्टाचार वाली स्थिति है, ठीक है, वैसे ही आज हमारे देश में हो चुकी है। और इतना ज़्यादा हो चुकी है कि दोस्तों हमारे देश के तुलना में जो दूसरा देश है वो कम पड़ जाएगा। उस देश का जो भ्रष्टाचार है वो हमारे देश की तुलना में कम पड़ जाएगा। आज हमारे देश में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका है, आज हमारे देश में इतना ज़्यादा दोस्तों स्वार्थ की भावना फैल चुकी है कि बाबू आप इसका बिल्कुल भी आकलन नहीं लगा सकते, आप इसका बिल्कुल भी गणना नहीं कर सकते हैं। लोग छोटे से भूमि के लिए क्या कर रहे हैं कि अपने पिता को जान से मार दे रहे हैं या फिर अपने भाई का ही जान ले रहे हैं। जो पति है वो क्या कर रहा है कि अपने प्रेमिका के लिए पत्नी को जान से मार दे रहा है, या फिर जो प्रेमी है वो क्या कर रही है कि अपने प्रेमी के लिए, जो प्रेमिका है वो क्या कर रही है कि अपने लवर के लिए, अपने प्रेमी के लिए अपने धर्म पत्नी, जो उनके धर्म पति है, उनको वो जान से मार दे रही है। पहले के बाबू युग में, पहले के सतयुग में जब धर्म का बाबू हमारे देश पर आधिपत्य था, धर्म का अधिकार था हमारे देश पर, तो उस समय जो नारियाँ होती थी वो अपने पति को ही सब कुछ समझती थी। ठीक है, अगर हमारे देश में एक नारी का शादी हो जाए और उसका पति किसी कारणवश मर जाए तो दोस्तों वो नारी आजीवन अविवाहित रहती थी, लेकिन बिल्कुल भी दोस्तों वो शादी नहीं करती थी। ठीक है, अगर किसी विवाहित महिला का शादी हो गया, बाबू समझाने नहीं आ रहा है, थोड़ा एक सेकेंड समझिएगा, ठीक ना। देखिए
जब धर्म का दोस्तों हमारे देश पर अधिकार था, जब सतयुग था, तो उस समय दोस्तों जो हमारे देश की महिला होती थी, जो हमारे देश की भारत की महिला होती थी, वो दोस्तों अपने आप को कभी भी दूसरे के हवाले नहीं करती थी। किसी कारणवश अगर विवाहित महिला का पति मर जाता था या फिर उसे छोड़कर चला जाता था, तो दोस्तों ऐसे में जो विवाहित महिला होती थी वो आजीवन अपने उस पति को ही अपना देवता मानती थी, भले वो उसके साथ रहे या फिर ना रहे, कभी भी दूसरा का वो नहीं होती थी, कभी भी अपना जो शरीर है वो दूसरे को नहीं सौंपती थी। लेकिन आज क्या है, आज दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले जो लड़की है वो कई को अपना शरीर दे चुकी होती है। सारी लड़कियां ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी है जो शादी से पहले अपने तन को, अपने शरीर को कई लड़कों को दे चुकी होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें शादी के बाद, तो दोस्तों शादी के बाद अगर किसी कारणवश उसका पति डेथ कर जाता है तो वो क्या करती हैं कि दूसरे से शादी कर लेती हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उन्हें चाहिए दोस्तों स्वार्थ, उन्हें अपनी पूर्ति करनी है। ठीक है, लेकिन पहले के ज़माना में ऐसा बिल्कुल भी था नहीं। बात आया समझ में? ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो अगर ये चीज़ें हमारे देश से मिट जाए, लोग धर्म पर चलने लग जाएं, धर्म के रास्तों को बाबू अपनाने लग जाएं, सत्य के मार्ग को अपनाने लग जाएं, अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर आ जाए, तो कभी भी दोस्तों पुलिस, कानून या फिर संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात आया समझ में? और देखिए, आज संविधान दोस्तों होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, आज हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुए हैं। तो इन बदलावों को बाबू संचालित करने के लिए हमारे देश में जितने सारे परिवर्तन हुए हैं, और परिवर्तन के कारण जो भी दोस्तों हमारे देश में नए नए आविष्कार हुए हैं, जैसे कि रोड हो गया, सड़क हो गया, तो इन सभी कार्यों को संचालित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। और इन नियमों को अगर हमारे देश के नागरिक नहीं जानेंगे तो दोस्तों वो अज्ञानता में क्या करेंगे, वो अज्ञानता में दोस्तों गलत काम कर बैठेंगे। इसलिए हमारे देश का संविधान जो है वो दोस्तों नियमों को बताता है कि कौन सा नियम सही है और कौन सा नियम गलत है, और किस नियम के अनुसार आप चल सकते हैं। तो ये जानना भी हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वो ना जाने तो दोस्तों गलती से उन्हें गलत काम हो जाएगा। ठीक है, बात है समझ में? जैसे कि मानकर चलते हैं, आप इसको ऐसे बाबू समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मानकर बाबू यहाँ पर चलते हैं, आप इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सड़कें हैं और सड़क पर दोस्तों मानकर चलते हैं सिग्नल आया है रुकने का, और किसी को पता है कि जब सिग्नल रुकने का है तो हमें इस पर बिल्कुल भी अपने वाहन को आगे नहीं चलाना है, और वो क्या करता है कि अज्ञानतावश अपने वाहन को अगर आगे चला लेता है, तो ऐसे में दोस्तों वो कानून को तोड़ता है। जानबूझकर नहीं तोड़ा, लेकिन अज्ञानता में तोड़ दिया, तो ऐसे में उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। हमारे देश का कानून कहता है कि जब भी आप वाहन चलाएं तो बिना शराब पिए चलाएं और हेलमेट लगाकर चलाएं। बाइक से चला रहे हैं, अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगाकर चलाएं, या फिर अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो बेल्ट लगाकर चलाएं, और बिना शराब के चलाएं, बिना म्यूजिक के चलाएं। लेकिन दोस्तों जो इन नियमों को नहीं जानता, जो इन नियमों से अपरिचित है, वो क्या करता है कि शराब पी लेता है और चलाना शुरू कर देता है कार। तो ऐसे में वो क्या होता है, ऐसे में वो दोषी माना जाता है। तो नियमों को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। पहले कार नहीं थे, पहले सड़क नहीं था, पहले नदी नहीं था, पहले दोस्तों कई प्रकार की इंडस्ट्री, कई प्रकार के कंपनी नहीं थे, लेकिन आज है। तो इन सभी कार्यों के संपादन के लिए नियमों का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना नियम के कुछ भी संचालित नहीं हो सकता है। बात आया समझ में? देखिए आगे है, यहाँ पर अंग्रेजों के बनाए दोस्तों कहा गया है संविधान की आवश्यकता में 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश ने अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी पाई थी, तो उस समय तक अपने देश का कोई संविधान नहीं था, अंग्रेजों के बनाए कानून ही चल रहे थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, भारत के आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो कानून है वही चल रहे थे, जो आज़ाद भारत के लिए उपयुक्त नहीं थे, बिल्कुल भी सही नहीं थे, बिल्कुल भी दोस्तों हमारे हित के लिए नहीं थे। इसलिए एक ऐसा संविधान बनाना आवश्यक था जो सभी भारतीयों को समान अधिकार दे और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखे। लोकतंत्र की एक ऐसी नींव रखे ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो कभी भी टूट ना सके। लोकतंत्र की जो बाबू रीढ़ है राजनीति, वो कभी भी दोस्तों खत्म ना हो सके। ठीक है,
आगे है, संविधान का मतलब है कि देश के नियम और कानून जिसके द्वारा पूरे देश को नियंत्रित किया जा सके। आज पूरा देश अगर नियंत्रण में है तो किसके कारण, तो संविधान के कारण। पूरा देश नियंत्रण में है बाबू संविधान के कारण ही, अन्यथा अगर नियंत्रण में ना रहता तो कोई भी दूसरों की बहन बेटी के साथ खुलेआम कुछ भी कर सकता था, कुछ भी छेड़छाड़ वो कर सकता था, उसके साथ वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था दोस्तों कि दुकान में घुसकर उसका दिन दहाड़े चोरी कर लेता है। अगर नियम कानून नहीं होते हैं तो व्यक्ति क्या करते हैं, दुकान में घुसकर चोरी कर लेते हैं, या फिर किसी के साथ डायरेक्ट मारपीट कर लेते हैं, या किसी का वाहन रोकवाकर उससे जबरदस्ती वसूली करने लग जाते हैं। दुकान पर जाकर वसूली जो है वो जबरदस्ती करने लग जाते हैं। तो ये अगर रुका है तो किसके कारण, तो संविधान में बताए गए कानूनों के कारण ही। लोग एक दूसरे का गला उतार देते हैं, तो दोस्तों डरते क्यों हैं, तो संविधान में जो नियम बताए गए हैं उसके कारण ही। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा हैं, जो इस देश के पापी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं वो डरते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो बाबू बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आगे है दोस्तों, कहा गया है इसलिए अपने देश के नियम और कानून की जरूरत पड़ी, क्योंकि आज़ादी पा लेने से ही सब कुछ नहीं होता। एक अच्छे राष्ट्र की पहचान तभी होती है जब उसके देश के खुद के नियम और कानून हो। जिस देश के खुद का नियम और कानून होता है वह देश सशक्त होता है, किसी पर आश्रित नहीं होता, और उस देश को तोड़ने के लिए बिल्कुल भी कोई अगर दूसरा प्रयास करता है तो टूट नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि वह देश आंतरिक रूप से मजबूत होता है। उस देश में रहने वाले जो नागरिक होते हैं उस देश में जो संविधान है उस संविधान में बताए गए नियमों का अच्छे तरीके से पालन करते हैं। ठीक है, आगे है संविधान का मसौदा। भारत का संविधान 1946 में स्थापित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। भारत का जो संविधान है वो 1946 में स्थापित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति नियुक्त की गई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसमें, तो दोस्तों याद रखेंगे मसौदा समिति में। मसौदा समिति जो नियुक्त किया गया था उस समिति के ही जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है, इस सभा में कुल 299 सदस्य थे। संविधान के निर्माण में कुल 166 दिन लगे, जो 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की अवधि में फैला था। अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान बनाने में टोटल कितने दिन लगे तो आप सभी बताना 166 दिन। संविधान को लिखने में टोटल लगा था 166 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में दोस्तों हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था संपूर्ण तरीके से। लेकिन फिर भी दोस्तों समय समय पर संविधान में जो संशोधन है वो होता रहता है। समय समय पर जो नीतियां हैं, जो नियम है वो बदलता रहता है, और या फिर हमारे देश में जो नए नए नियम है, जो नए नए बाबू नीतियां है वो लागू होती रहती है। इसी कारण हमारे देश के संविधान में जो संशोधन है वो भी होता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो संविधान में बताया गया है, हमारे देश के संविधान में जो कानून बता दिया गया है वही कानून दोस्तों आजीवन रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय के साथ हमारे संविधान में बताए गए नीतियों का बाबू परिवर्तन हो सकता है, जो कानून है उसमें बदलाव हो सकता है, उनका संशोधन हो सकता है। यहाँ पर आगे है दोस्तों, देख सकते हैं, कहा गया है भारतीय संविधान को डिजाइन करते समय ब्रिटिश, आयरिश, स्विस, फ्रेंच, कनाडाई और अमेरिकी संविधानों की कुछ प्रमुख विशेषताओं को भी शामिल किया गया था। इन सभी देशों की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को संविधान निर्माण करने, उन सभी विशेषताओं को संविधान के निर्माण के समय बाबू हमारे संविधान में लागू किया गया था, अर्थात शामिल किया गया था। लागू नहीं शामिल, लागू और शामिल दोनों अलग चीज होता है। शामिल किया गया था ना, याद रखेंगे, उसमें दोस्तों समाहित किया गया था। आगे है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संपूर्णतः लिखा गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था और लागू हुआ था कब, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों इसीलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे भारत देश में, क्योंकि 26 नवंबर को ही भारत के संविधान को अपनाया गया था, उसे दोस्तों स्थान दिया गया था। ठीक है,
आगे है, भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में हाथ से ही लिखा गया है। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 1 करोड़ का खर्चा लग गया था। कोई पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना खर्चा आया था, तो आप सभी बताना 1 करोड़। दोस्तों 1 करोड़ बहुत ही कम खर्च है, 1 करोड़ से ज़्यादा ही खर्चा आया था भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक है, चलिए इसमें आगे आते हैं। इसमें कहा गया है भारत के संविधान की विशेषताएं। तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से जुड़े हुए विशेषताएं। तो दोस्तों कहा गया है भारत का संविधान प्रस्तावना से शुरू होता है जिसमें संविधान के मूल आदर्श और सिद्धांत शामिल है। इसमें संविधान के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। दोस्तों यहाँ पर आते हैं पहले नंबर में। पहला नंबर है लिखित और सबसे बड़ा संविधान। हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान है कि बाबू इसकी तुलना दूसरे देश का संविधान बिल्कुल भी कर नहीं सकता है। कहा गया है भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसके लागू होने के समय इसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बाबू जब लागू हुआ था तो उस समय हमारे देश के संविधान में 22 भाग में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। अब इसमें 25 भागों में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल है। आज इस वर्तमान समय में दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के 25 भागों में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल है। भारतीय संविधान में अब तक 104 बार संशोधन हो चुका है। कितने बार? तो दोस्तों 104 बार। मैंने आप सभी को बताया ना, भारतीय संविधान में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। टोटल संशोधनों की अगर संख्या देखें तो दोस्तों 104 बार आज़ादी से लेकर अभी तक हमारे भारत के संविधान में 104 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, आगे बाबू हम देखें तो कहा गया है इसमें, यहाँ पर बाबू आगे कहा गया है संघात्मक संरचना। बोला गया है भारत एक संघात्मक राष्ट्र है। संघात्मक कहने का मतलब एक तत्व राष्ट्र है। हमारे देश में एकता है, हमारे देश में दोस्तों घनिष्ठता है। बताया समझ में? हमारे देश में रहने वाले विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषाओं के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा जैसा संबंध बनाकर रहते हैं और हमारे देश पर आने वाले विपत्तियों से वो डटकर उसका सामना करते हैं। बिल्कुल भी दोस्तों एक दूसरे के प्रति वो विभेद वाली भावना नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति वो दोस्तों द्वेष वाली भावना नहीं रखते हैं। हमारे भारत देश के लोग, हमारे भारत देश के व्यक्ति, हमारे भारत देश में रहने वाले जो नागरिक हैं वो दोस्तों सभी देश के लोगों के साथ प्रेम करते हैं। हमारे भारत देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं वो दोस्तों आपस में प्रेम के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कभी भी विवाद या लड़ाई झगड़ा किसी भी मुद्दे पर वो नहीं करते, बल्कि किसी मुद्दे पर दोस्तों वो क्या करते हैं कि शांति से बातचीत करके उस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करते हैं, ना कि दोस्तों उस पर लड़ाई करने का वो प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है भारत एक संघात्मक राष्ट्र है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही शामिल है। आगे कहा गया है मौलिक अधिकार। बोला गया है सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्म, संस्कृति आदि से जुड़े 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनका वर्णन हमारे देश के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। तो दोस्तों 6 जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो कौन कौन सा दिया गया है आप सभी देख लीजिए। पहला है समानता का अधिकार। हमारे देश के सभी लोगों में समानता है, ऐसा नहीं है कि असमानता है। दोस्तों हमारे देश के लोगों में समानता है, तब ना हमारे देश के सरकारी स्कूलों में विभिन्न धर्मों के बच्चे भी वहां पर जाकर पढ़ाई करते हैं। हमारे देश के सरकारी स्कूलों में या फिर हमारे देश के प्राइवेट स्कूलों में भी जो दोस्तों बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो एक धर्म से संबंधित होते हैं या फिर एक जाति से संबंधित होते हैं। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म से संबंधित जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं और शिक्षा को ग्रहण करते हैं।
हमारे देश के जो दुकान होते हैं उन दुकानों में आने वाले जो ग्राहक होते हैं वो विभिन्न धर्मों के होते हैं, विभिन्न जातियों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के दुकान में दोस्तों, या फिर हमारे देश के बैंक में दोस्तों, या फिर हमारे देश के हवाई अड्डे पर, या फिर रेलवे स्थान पर, या फिर बस स्टैंड पर, या फिर जितने सारे सरकारी स्थान है, जितने सारे सरकारी संस्थान है, या फिर जो मंदिर मस्जिद है, वहाँ पर दोस्तों एक ही धर्म के लोग आते हैं। सभी धर्म के लोगों को दोस्तों वहाँ पर अनिवार्य दिया गया है, सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, किसी के अंदर कोई भी भेदभाव की भावना नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए एक जो मंदिर होता है हिंदू धर्म का, उस बाबू हिंदू धर्म वाले मंदिर में, यहाँ पर हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते हैं। ठीक है, जो भगवान का मंदिर होता है उस मंदिर में दोस्तों किसी भी धर्म के लोग जा सकते हैं हमारे इस भारत देश में, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, या फिर इस्लाम धर्म का हो, या फिर सिख धर्म का हो, या फिर ईसाई बौद्ध, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी कोटि का क्यों ना हो, किसी भी दोस्तों वो भाषा को किसी भी भाषा का क्यों ना हो, वो क्या कर सकता है कि हमारे देश के मंदिरों में, हमारे देश के हॉस्पिटल में जा सकता है बिना किसी असमानता का, बिना किसी रोक टोक का। ठीक है, तो समानता का अधिकार हमारे देश के नागरिकों में दिया गया है संविधान के अनुसार। ठीक है, इतना ज़्यादा स्वतंत्रता है। तो ये हुआ पहला। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहने का मतलब आपको स्वतंत्रता मिला है हर कुछ करने का। ठीक है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कानून के बाबू पालन करते हुए, हमारे संविधान में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको दोस्तों हर प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, एक देश से दूसरा देश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आपको हिंदी बोलने का मन है तो हिंदी बोल सकते हैं, गुजराती बोलने का मन है गुजराती बोल सकते हैं। अगर आप बाबू इस्लाम धर्म में हैं और आप हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो आप हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी दोस्तों आपके ऊपर पाबंद नहीं है। अगर आप इस्लाम धर्म से है और आपको हिंदू धर्म की लड़की पसंद आ गई है तो आप उससे शादी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप गरीब हैं या फिर अमीर है उससे मतलब नहीं है, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको हर प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्वतंत्रता का अधिकार। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी बाबू आपके बोली पर, आपके मुंह पर पाबंद हमारे देश के सरकार के द्वारा लगाया नहीं गया है। आप जो चाहे वो पहनकर आप मार्केट में निकल सकते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार के कारण ही, स्वतंत्रता के कारण ही आज हमारे देश की जो बेटियां हैं वो जो चाहे वो पहनकर बाहर निकल जाती है। जितना चाहे उतना छोटा कपड़ा पहनकर हमारे देश की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। अगर दोस्तों हमारे देश के संविधान में कोई कानून होता, कोई नियम होता कि नहीं पूरा का पूरा कपड़ा पहनकर ही देश से बाहर, पूरा का पूरा कपड़ा पहनकर ही अपने घर से बाहर निकलना है, अगर कोई महिला या फिर अगर कोई लेडीज आधे अधूरे कपड़े में पाई जाती है या फिर अपूर्ण कपड़े में पाई जाती है तो उसे सजा दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नियम, ऐसा बिल्कुल भी कानून हमारे देश के संविधान में बताया गया नहीं है। इसी का फायदा दोस्तों हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो उठा रही हैं। ठीक है, तो ये भी स्वतंत्रता दिया गया है। कई प्रकार की स्वतंत्रता है, मैं आप लोगों को एक वीडियो में सारा नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण किया जा रहा है तो आप इसके विरुद्ध बाबू क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। आप इसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। सरकार आपका मदद करेगा, जो कानून है वो आपका समर्थन करेगा, तो इसका भी अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैंने बताया ना, आप जो चाहे उस धर्म को आप अपना सकते हैं, किसके अनुसार, तो भारतीय संविधान के अनुसार। अगला है संस्कृति और शिक्षा से संबंधी अधिकार। तो दोस्तों संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो भी आपको दिया गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो भी संवैधानिक कहने का मतलब जो भी नियम है उन नियमों से संबंधित बाबू आपको जो अधिकार है वो दिया गया है हमारे इस भारत देश में। कहा गया है पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, याद रखेंगे। पहले हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7, जिसे 44वें
यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। और इस बाबू 7वें मौलिक अधिकार का जो नाम था वो था संपत्ति का अधिकार। क्या नाम था? संपत्ति का अधिकार। तो इस अधिकार को हटा दिया गया है, इस 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। और आज इस वर्तमान समय में हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? तो वो दोस्तों 6 हैं, याद रखेंगे ना। यहाँ पर 4 नंबर में है, भारतीय संविधान कितना कठोर और लचीला है। तो दोस्तों हमारे भारत देश का जो संविधान है वो ना ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है, ठीक है, यानी कि मध्यस्थ है, बीचों बीच है। कहा गया है हमारे संविधान की एक खासियत यह है कि यह अमेरिकी संविधान जितना कठोर नहीं है और ना ही ब्रिटिश संविधान जितना लचीला है। इसका मतलब यह है कि यह आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है, पूर्ण रूप से ना कठोर है और पूर्ण रूप से ना बाबू वो लचीला है। जितना कठोर दोस्तों ब्रिटिश नहीं अमेरिका, जितना कठोर अमेरिका का संविधान है उतना कठोर बिल्कुल भी हमारे देश का संविधान नहीं है। जितना लचीला और जितना दुर्बल ब्रिटिश देश का संविधान है उतना दुर्बल और कमजोर भी हमारे भारत का संविधान नहीं है, अर्थात वो बीचों बीच है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रस्तावना पर। प्रस्तावना में कहा गया है प्रस्तावना को भारत के संविधान में बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में प्रस्तावना नहीं है। अगर हम बात करें अपने भारत देश के मूल संविधान में तो दोस्तों मूल संविधान में बिल्कुल भी जो प्रस्तावना है वो नहीं है। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। मैंने बताया ना हमारे भारत देश पर दोस्तों लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है, हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। हमारे भारत देश में जो सरकार नियुक्त किया जाता है वो नियुक्त किया जाता है हमारे देश में रहने वाले नागरिकों की सहायता से। हमारे देश में रहने वाले जो नागरिक होते हैं, हमारे देश में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छा से, वो अपनी दोस्तों स्वेच्छा से क्या करते हैं कि अपने देश के या फिर अपने राज्य के या फिर अपने क्षेत्र के सरकार को नियुक्त करते हैं। अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी होते हैं उनको वो चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी के दबाव में आकर अपने देश के, अपने क्षेत्र के बाबू सरकार को चुनते हैं। बात आया समझ में? और ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रत्याशी या फिर कोई व्यक्ति जबरदस्ती देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा या फिर देश का मुख्यमंत्री बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे इस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। जो राजनीतिज्ञ, ठीक है, जो राजनीतिज्ञ अच्छा काम करता है हमारे देश में, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, हमारे देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके हितों के लिए काम करता है, हमारे देश में बिल्कुल भी कभी भी दोस्तों खंडता नहीं लाने देता, हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार या फिर बेरोजगारी व्याप्त नहीं होने देता, उस राजनीतिज्ञ का समर्थन हमारे देश की जो जनता है वो करती है और उसके राजनीतिक दल का समर्थन करती है। उसके राजनीतिक दल का समर्थन करके उसके सरकार को बाबू स्थापित करती है और उसका शासन व्यवस्था हमारे इस देश पर या फिर इस देश के राज्य पर लागू होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे दोस्तों कहा गया है प्रस्तावना द्वारा बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित कराना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है। यहाँ पर बाबू इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है या आपका शोषण कर रहा है, आपके साथ कोई भी अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो आप उसके खिलाफ बाबू क्या कर सकते हैं? कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो कानून आपका साथ देगा, सरकार आपका समर्थन करेगी और आपको न्याय मिलेगा। बात आया समझ में? जैसे कि मानकर चलते हैं कि आप जो हैं, आप मानकर चलते हैं आपका शादी हुआ है, आप विवाहित महिला है और आपके ससुराल के द्वारा आपको पीड़ित किया जा रहा है, ठीक है, आपको बहुत ही शोषित किया जा रहा है आपके ससुराल के द्वारा। तो अगर दोस्तों आप, ठीक है, चाहे जो महिला है वो क्या करती हैं कि वो थाने में जाकर या फिर बाबू वो थाने में या फिर दोस्तों वो न्यायालय में जाकर अपनी बातों को रखती है तो उसको वहाँ से न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, मानते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार बढ़ जाने के कारण जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता और जो बुरे लोग होते हैं उन्हें न्याय मिल जाता है। लेकिन जब हमारे देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा तो दोस्तों अच्छे लोगों को भी न्याय मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को बाबू जल्द से जल्द अपने इस देश से मिटाना है। अगर बुरे लोग हमारे देश में रहेंगे, अगर
अगर भ्रष्टाचारी लोग हमारे देश में जागृत रहेंगे तो अच्छे लोगों को बिल्कुल भी न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें बिल्कुल भी उनके हक का जो अधिकार है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों पर बाबू जो सख्त का सख्त जो कार्रवाई है वो देश के सरकार के द्वारा करना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ें तो कहा गया है एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय प्रणाली। कहा गया है सरकार की शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित हैं। सरकार की शक्तियाँ किसके बीच विभाजित है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। संविधान 3 राज्य अंगों, संविधान हमारा 3 राज्य अंगों यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को विभाजित करती है। इसलिए भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का समर्थन करता है। ठीक है, इसमें कई एकात्मक विशेषताएं शामिल है, जैसे कि एक मजबूत केंद्रीय शक्ति, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति आदि। आगे बात करें 7 नंबर में तो दोस्तों इसमें कहा गया है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। कहा गया है भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है। संविधान नागरिकों के 11 कर्तव्यों की एक सूची भी प्रदान करता है जिन्हें मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। इसमें से कुछ कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, देश की अखंडता और एकता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा शामिल है। दोस्तों जैसे कि हमारे देश का जो सार्वजनिक जो संपत्ति है, ट्रेन हो गया या फिर दोस्तों जो रेलवे स्टेशन हो गया या जो भी बाबू हमारे देश के सरकार का जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो राज्य सरकार का संपत्ति है, अगर आप उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, उसका आप बिल्कुल भी देख रेख नहीं करते या उसका तोड़फाड़ करते हैं, उसकी क्षति करते हैं तो आप दोषी होते हैं, आपके ऊपर सजा बाबू हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने इस देश के सरकारी जो भी बाबू, हमें बाबू क्या करना है, ए हालारा सुनिएगा, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे इस देश में जो भी सरकारी संस्थान है, जो भी संस्कारी दोस्तों आस्थान है, हमें दोस्तों उसकी देखभाल करना है। देखिए हमारे देश का जो सरकार है उसने ट्रेन बना दिया, हमारे देश की जो सरकार है उसने स्कूल बना दिया। अब स्कूल को बाबू अच्छे से देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है? तो हमारे, यानी कि उस देश में, यानी कि उस स्कूल में पढ़ाने वाले यानी कि बाबू उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी है। बात आया समझ में? ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें बाबू ट्रेन का, तो ट्रेन जो है वो हमारे देश के सरकार के द्वारा दिया गया है और उस देश के सरकार द्वारा जब ट्रेन दे दिया गया है तो उस ट्रेन की संपत्ति का रक्षा करना किसका अधिकार है? तो देश के नागरिकों का। ठीक है, देश में जो भी हमारे सरकारी संपत्ति है उस सरकारी संपत्ति की रक्षा का अधिकार जो है वो हम देश के नागरिकों का है। ठीक है, अब पेड़ पौधे हैं तो अगर हम पेड़ पौधे काटते हैं तो इससे क्या होगा? इससे हमारे देश की बर्बादी होगी। तो दोस्तों जो देश की सरकार है वो क्या कर रहा है कि अधिक से अधिक पेड़ लगवा रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए पेड़ को काटते जा रहे हैं। तो क्या ये हमारा कर्तव्य है? क्या ये हमारा एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य है? बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे देश का सरकार कहती है, जो भी अच्छे काम का बढ़ावा देती है, तो दोस्तों हमें मिलकर देश के सरकार का साथ देना चाहिए, उसके साथ रहकर अपने इस देश को विकासशील बनाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे देश का सरकार गलत करता है या दोस्तों भ्रष्टाचार फैलाता है तो देश के नागरिकों को एक साथ मिलकर उस सरकार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि उसे सजा मिल सके। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होना जरूरी है? इसके लिए हमारे देश में एकता होना जरूरी है, समानता होना जरूरी है और अखंडता होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर में आते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है दोस्तों? असमानता है। हिंदू लोग मुस्लिम को देखकर जल रहा है। ठीक है, छोटे वर्ग के लोग ऊंचे वर्ग के लोग छोटे वर्ग के लोगों को देखकर जल रहे हैं, या फिर जो अमीर है वो गरीबों को देखकर नफरत कर रहा है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा ना। नेक्स्ट है यहाँ पर गणतंत्र में, भारत एक गणतंत्र है जिसका मतलब है कि देश पर कोई तानाशाह या राजा शासन नहीं करता। सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए है। नागरिक हर 5 साल बाद इसके मुखिया को मनोनीत और चुनते हैं। मनोनीत और चुनते कहने का मतलब है 5 साल के बाद अगर वो चाहे तो दूसरा सरकार भी ला सकते हैं। ठीक है, देश की जो जनता है वो अगर 5 साल के बाद चाहेगा कि इस सरकार को हटाकर कोई नया सरकार लाया जाए तो वो ला सकता है, उसके हाथों में है, उसके वोट पर डिपेंड करता है।
अगला है 9 नंबर में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कहा गया है भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। भारत की जो न्यायपालिका है वो किसी के पक्ष में नहीं है, किसी धर्म के पक्ष में नहीं है, किसी जाति के पक्ष में नहीं है, या फिर अमीर या गरीब लोगों से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके पक्ष में नहीं है। आगे है वो जो भी न्याय करती है न्यायपालिका, जो भी न्याय करती है, न्यायपालिका के जो जज होते हैं वो जो भी न्याय करते हैं वो बाबू निष्पक्ष भावना से करते हैं। ठीक है, किसी एक के बातों में आकर बिल्कुल भी वो न्याय नहीं करते हैं। देखिए 10 में आते हैं, इसमें क्या कहा गया है, बोला गया है धर्म निरपेक्षता। बताया गया है भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मानता है, राज्य किसी विशेष धर्म को नहीं अपनाता। दोस्तों मैंने आप सभी को बता चुका है कि भारत का जो संविधान है वो सभी धर्मों को समान रूप से एक समान मानता है। ठीक है, हमारे भारत देश का संविधान सभी धर्मों को समान देना सिखलाता है, सभी धर्मों का समर्थन करता है, कभी भी किसी धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता। ठीक है, कभी भी धर्मों को विभेद करना नहीं, कभी भी धर्मों के लिए विभेदन नहीं बताता हमारे भारतीय देश का संविधान। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए कहा गया है संविधान हर नागरिक के लिए, कहा है यहाँ पर है ना, बोला गया है संविधान हर नागरिक के लिए दिशा निर्देश का काम करता है। इसने भारत को दुनिया में गणतंत्र का दर्जा दिलाने में मदद की। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, राजनीतिक दल बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन देश को बचाए रखना चाहिए और लोकतंत्र हमेशा बना रहना चाहिए। सरकार आए जाए उससे मतलब नहीं है, राजनीतिक दल रहे टूटे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो लोकतंत्र वाली शासन व्यवस्था है वो हमेशा दोस्तों बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल भी हमारे देश पर दूसरे देश का शासन नहीं होना चाहिए, या फिर हमारे देश पर तानाशाही वाली जो व्यवस्था है वो नहीं आना चाहिए। ठीक, अगला है उपसंहार। तो दोस्तों उपसंहार में बताया गया है भारतीय संविधान न केवल एक दस्तावेज है बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। हमारे भारत देश का जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसका वो प्रतिबिंब है। यह हमें बताता है कि कैसे एक विविध और बहुधर्मी देश एक साथ मिलकर शांति, न्याय और समानता की राह पर चल सकता है। हमें अपने संविधान का आदर करना चाहिए और इसके आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए। जो भी इसके अच्छे बातें हैं, जो भी दोस्तों इसके अच्छे गुण हैं, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी जाकर हम अपने देश का एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। बात आया समझ में? अपने देश के लिए, अपने देश के शासन व्यवस्था के लिए हमें संविधान को जानना है और अपने जीवन की शासन व्यवस्था के लिए धर्म को जानना है। धर्म और संविधान इन दोनों को जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप संविधान को नहीं भी जानते, धर्म को जानते हैं तो बाबू ये भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को बिल्कुल भी इस चैनल को यदि आपने बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।